स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 9 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 बार आ चुके हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये आपको 4 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। देखिए इसमें जो हम आपको टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक है नेटवर्क ठोस टॉपिक है, फ्रेंकल दोष देखेंगे, साटकी दोष देखेंगे और हमारा चौथा टॉपिक है परासरण दाब देखेंगे, अधिशोषण देखेंगे, कोलाइडी विलयन देखेंगे, सहचारी कोलाइड देखेंगे, स्वर्ण संख्या और पेप्टीकरण। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो भी टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ कर लेकर चलना है, समझते हुए चलना है। आप अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपके 4 से 6 मार्क्स या 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर टोटल टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इन टॉपिकों को, जो भी 9 टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना और सारा वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हम देख लेते हैं नेटवर्क ठोस के बारे में। नेटवर्क ठोस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, नेटवर्क ठोस मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। देखिए मेरे जो भी वीडियो आते हैं उसमें मैं बिल्कुल भी किताबी भाषा को मेंशन नहीं करता हूँ। मैं अपनी जो लैंग्वेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपको देता हूँ। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको कोई भी टॉपिक इतनी कठिन तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ कि आपके समझ में ना आए। मैं अपनी भाषा सरल से सरल में आपके लिए टॉपिक लेके आता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्या होता है? इसमें 7 संयोजी ठोस होते हैं, उदासीन परमाणु। इसमें देखिए स्टूडेंट, कौन से परमाणु? उदासीन परमाणु विद्यमान होते हैं। 7 संयोजी ठोसों में उदासीन परमाणु विद्यमान होते हैं जो एक दूसरे के साथ सहयोजी बंध हो। देखिए अगर कोई भी चीज बनी है सहयोजी बंध है, उसमें एक साथ यानी कि 2 लोग हैं आपस में अच्छे से रहते हैं तो उनके बीच में एक बंध बने होगा, सहयोजी बंध है। जैसे कि हम और आप लोगों के बीच में अगर दोस्ती हो जाती तो दोस्ती का बंध हो जाता है। तो इसी प्रकार जो 7 सहयोजी ठोस होते हैं तो उसमें जो उदासीन परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है? 7 सहयोजी बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे कि इन्हें विशाल, देखिए नेटवर्क ठोस को हम विशाल अणु भी कहते हैं। ठीक है। और नेटवर्क ठोस एक बृहद संरचना, देखिए एक खास बात है, नेटवर्क ठोस एक कैसी संरचना बनाते हैं? बृहद, यानी कि एक बड़ी संरचना बनाते हैं। ठीक है। तथा इसमें संयोजी बंध उपस्थित होता है। इसमें होता क्या है? जो संयोजी बंध होता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। जो दिशात्मक होता है, कैसा होता है? दिशात्मक। ये विकल्पी क्वेश्चन आया था 2016 में बोर्ड एग्जाम में कि जो नेटवर्क ठोस होते हैं उसमें जो बंध होता है वो कैसा होता है? दिशात्मक होता है, अदिशात्मक होता है या ऐसे जो 4 विकल्प दिए थे, लेकिन उसमें जो विकल्प हमारा सही था वो था दिशात्मक बंध होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में अवश्य ही ध्यान रखना है। और क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी द्विविमीय त्रिविमीय संरचना बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क ठोस कितनी संरचनाएं बनाते हैं लगभग। तो इसमें लगभग 2 संरचनाएं इसमें दी गई हैं और ये 2 विमीय और त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंकल दोष पे। देखिए फ्रेंकल दोष और साटकी दोष में स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज दूर करता हूं। देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है? इसमें जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अपना अंतराकाशी जो स्थान होता है वो छोड़ तो देते हैं लेकिन अन्य स्थान पर चले जाते हैं। और अगर साटकी की बात की जाए तो वो स्थान खाली रह जाता है, वहां पर वो दूसरा नहीं आता। तो इसी तरीके से हम आप उसको समझ लेते हैं विद उदाहरण के साथ। और देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि AgBr, जो AgBr है ये फ्रेंकल दोष में भी आता है और साटकी दोष में भी आता है। देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें भी लिखा है, इसमें भी। तो मैं बता दूं जो AgBr है, AgBr का नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। ये अपवाद है और ये क्वेश्चन विकल्प में आ जाता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है, 4 यौगिक दिए होंगे उसमें से पूछ देता है ऐसा कौन सा यौगिक है जो दोनों दोष प्रदर्शित करता है, फ्रेंकल और साटकी। तो वहां पर आपको AgBr लगा देना है। यह दोष आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। एक कौन सा यौगिक प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो फ्रेंकल दोष हो या फिर वो साटकी दोष हो। ठीक है। इसमें छोटे छोटे आयन अपनी साम्य स्थिति से हटकर, इसमें जो छोटे छोटे आयन होते हैं वो अपनी साम्य स्थिति से हट जाते हैं और
अन्य स्थान पर चले जाते हैं, जो स्थान होता है उससे हटकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और आयन की अंतराकाशी स्थिति ग्रहण कर, और जो आयन की अंतराकाशी जो आयन होते हैं जैसे Na पॉजिटिव आयन है, इसका जो अंतराकाशी स्थान होगा वो ग्रहण कर लेते हैं और ये फ्रैंकल दोष कहलाता है। और इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो AgCl हो गया, AgBr हो गया, ZnS हो गया, ETC मतलब इत्यादि। AgCl का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट टॉपिक तीसरा देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साटकी दोष। देखिए ये दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर बताता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 90% प्लस में ही आपके चांस हैं कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला दोष है जो साटकी दोष है, पहला दोष था फ्रैंकल दोष, दूसरा दोष है जो साटकी दोष है। इस दोष में ए पॉजिटिव और बी प्रकार, बी निगेटिव प्रकार का यानी कि आयनिक दोष जो होता है उसमें क्या होता है, समान संख्या में धनायन या ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। देखिए हमने पीछे आपको फ्रैंकल दोष में बताया था कि ये जो दोष होता है ये आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, आयनिक दोष प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आयनिक दोष प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें वो टॉपिक बढ़ा सकते हैं आप। और होता क्या है इस दोष में, क्या उसमें क्या था, वे अंतराकाशी स्थान छोड़कर अन्य आयन का अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, स्थान ग्रहण तो कर रहे थे लेकिन छोड़कर ग्रहण कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दोष में ए पॉजिटिव और बी निगेटिव प्रकार का आयनिक दोष में इस यानी कि जो है ए पॉजिटिव बी निगेटिव प्रकार का आयनिक दोष में क्या होता है, समान संख्या में देखिए धनायन या ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, वो आते नहीं है वापस, इसे ही साटकी दोष कहते हैं। देखिए अगर इसके उदाहरण की बात, देखिए AgBr, इसमें भी कॉमन AgBr, NaCl, KCl, ETC इत्यादि जो होते हैं, देखिए AgBr इसमें भी है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। आपको AgBr दोनों में होता है, कॉमन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैं फिर बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों यौगिक यानी कि दोनों दोष प्रदर्शित करता है। उसमें AgBr, NaCl, ZnCl जो चार होंगे उसमें से एक AgBr का भी होगा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब पर, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, मॉडल पेपर उठा लेना, आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए परासरण दाब, एक बात समझिए, देखिए परासरण और दाब मतलब दाब समझिए आप। दाब क्या होता है, आप किसी को धक्का देते हैं या उस पर दाब लगाते हैं तो क्या एक बल ही तो लगाएंगे भाई। अगर आप कोई गाड़ी खड़ी है उसमें आप धक्का देते हैं तो आप अपना बल देते हैं तभी तो वो आगे बढ़ती है। आप जैसे कि खड़ी यानी कि कार में आप चार लोग धक्का लगा रहे हैं तो वो कार आगे बढ़ती है, तो क्या करते हैं आप लोग अपना बल देते हैं तो वो आगे बढ़ती है। तो इसीलिए दाब जब हम लगाते हैं प्रेशर, तो क्या होता है जिस पे हम प्रेशर लगाएंगे वो उस चीज़ रुक जाएगी भाई। अगर हम किसी चीज़ को प्रेशर लगाते हैं रोकने के लिए तो वो रुक जाएगी, अगर हम प्रेशर देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार जो परासरण दाब होता है, परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है स्टूडेंट, एक कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं आपको होना है। देखिए क्या है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाने की आवश्यकता होती है। देखिए परासरण की क्रिया में रोकनी है, उसके लिए जो बाह्य दाब लगाने की हमें आवश्यकता होगी वो दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहते हैं। उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं या वो दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इससे सरल आपको मैं क्या बता सकता हूँ स्टूडेंट, आप ही बताइए। ठीक है, तो ये सबसे सरल भाषा है, बिल्कुल किताबी भाषा नहीं है। अगर आप इसको लिखते हैं तो लगभग ये 2 नंबर में आएगा और आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अगर इस तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर भी ये समझेगा कि बच्चे ने बिल्कुल किताबी भाषा नहीं लिखी है, उसको याद है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप जिंदगी में नहीं भूलते। रटने वाली बात आप 1 साल बोर्ड एग्जाम दे देंगे लेकिन अगले साल भूल जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, परासरण मतलब परासरण की क्रिया, दाब मतलब रोकने के लिए, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब की आवश्यकता होती है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अगर आपने ऐसे रट लिया तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिशोषण है। अधिशोषण क्या होता है, देखिए आपने अगर कभी भी विजुलाइज किया होगा तो कि आप फ्रिज में जाते हैं और आपने जो बोतल रखी होती है उस पर अगर बर्फ़ जम जाता है, नहीं भी जमता है, तो आप जब उससे निकालते हैं तो उसके बोतल के ऊपर बूंदें आपको दिखाई देती हैं। या आप देखेंगे पेप्सी जब लेते हैं तो उसमें ऊपर आपको कुछ बूंदें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती। आप जाना कभी भी इस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करना है एक तरीके से। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर आपको कुछ बूंदें दिखाई देंगी, वो बूंदें ही क्या होती हैं, अधिशोषण होती हैं। क्या है, देखिए किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ या कंपाउंड है, किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना, उसकी ओर आकर्षित होना तथा उस पर बने रहना,
उसकी ओर आकर्षित हो जाना और उस पर बने रहना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण की ये एक सतही घटना है। देखिए एक तरीके से आप समझिए, ये कोई है, ठीक है, एक बोतल मान लीजिए और इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे जो बूंदे देख लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, आपको बूंदे दिखाई देती हैं, जो इसके अंदर पेप्सी भरी है, ढक्कन लगी है और इसमें जो आपको बूंदे बाहर दिखाई देती है वही अधिशोषण की घटना ही होती है इसमें, ठीक है। किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना, उस पर बने रहना की क्रिया ही अधिशोषण कहलाती है। और एक सतही घटना, क्योंकि इसकी सतह जो है उसी पे तो हो रहा है, अंदर थोड़ी ना, सतही घटना है, ठीक है स्टूडेंट, सबसे सरल भाषा है। नेक्स्ट हमारा जो छठा टॉपिक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, इस टॉपिक से मैं नहीं कहता हूँ कि लगभग यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, अति लघुत्तरी में कम आता है टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक से लगभग प्रश्न आते जरूर हैं। देखिए ऐसा विषमांगी विलयन, देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना जो हमने घात में लिखा है, ऐसा विषमांगी विलयन जिसमें 10 की घात -7 तथा 10 की घात -4 आकार के कण प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में, देखिए कंसेप्ट समझिए, कण जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में तथा परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको रट लेना ही है। अब हम बात करते हैं सहचारी कोलाइड। देखिए आप अगर इसकी सहचारी जो कोलाइड है, अगर आप इसकी तोड़ के परिभाषा संधि विच्छेद करके याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सह मतलब साथ साथ, चारी कोलाइड यानी कि साथ साथ कोलाइड, समझिए, सह मतलब साथी, सहपाठी नहीं होता, उसी के जो सहपाठी से लिया गया सहचारी, सह मतलब चारी मतलब साथ साथ, कोलाइड सहचारी साथ साथ कोलाइड, वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर समान प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ जो सामान्य नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, प्रबल, देखिए कंडीशन सामान्य है लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं का सामान्य कंडीशन में, परंतु उच्च सांद्रता पर जब उनमें कॉन्सेंट्रेटी जो है बढ़ा दी जाती है तो वो कोलाइडी विलयन की कोलाइडो लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं। बात समझिए, सामान्य होते तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जब सांद्रता बढ़ा दी जाती तो कोलाइड जो होते हैं उनकी तरह व्यवहार करते हैं, तो उसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। इनका कारण यह है, इनका कारण क्या है कि ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण है उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बन जाना। जब उच्च सांद्रता होती है तो उस पर जो कण होते हैं उनमें क्या बन जाती है, पुंज बन जाती है। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक 8 देख लेते हैं। 8वां हमारा टॉपिक है स्वर्ण संख्या। देखिए इसमें जो स्वर्ण संख्या यानी कि गोल्डन नंबर क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होती है कि द्रव्य स्नेही जो कोलाइड होता है उसमें 1 ml जो सोने का कोलाइडी विलयन है उसको 10% NaCl में 1 मिलियन को जो स्कंदन को रोक दे उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। आइए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए स्वर्ण संख्या, देखिए द्रव्य स्नेही कोलाइड, देखिए द्रव्य स्नेही कोलाइड को ही हम रच्छी कोलाइड भी कहते हैं। ये बात आपको लिख लेना है नोट करके, हो सकता है आपके विकल्पी क्वेश्चन आ जाए। देखिए स्टूडेंट हर साल कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कभी नहीं आए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको भी पता होगी। जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आते हैं वो क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, यहीं से बनते हैं। क्या होता है, जैसे कि द्रव्य स्नेही कोलाइड है उसे हम रच्छी कोलाइड भी कहते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है ये क्वेश्चन कभी विकल्प में आया नहीं, क्या करेंगे, लेकिन शायद इस साल आ जाए, आपकी किस्मत खुल जाए, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं वो टॉपिक पढ़ाता हूं जो आपके आने की संभावना है या जो आ चुके हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी नहीं आते हैं लेकिन उनकी आने की संभावना 95% होती है, तो इसलिए मैं वो टॉपिक भी पढ़ा देता हूं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही हैं। देखिए द्रव्य स्नेही कोलाइड या रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में ml, देखिए ml में, मिलीग्राम मतलब ml में वह मात्रा जो 10 ml, देखिए 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन का, मिलीग्राम में वह मात्रा किसकी, रच्छी कोलाइड या द्रव्य स्नेही कोलाइड की, जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl में, देखिए 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन, 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन का, देखिए 10 ml जो है सोना है उसके कोलाइडी विलयन का 10% NaCl में, 10% जो NaCl है उसमें क्या करे, 1 ml में 10% NaCl के 1 ml में, 10% NaCl के 1 ml में होने वाले स्कंदन को रोक दे उसे स्वर्ण संख्या कहलाती है, उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पेप्टीकरण है। पेप्टीकरण टॉपिक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए पेप्टिकरण क्या है, देखिए आप जब ताज़ा अपक्षेपित जो पदार्थ होता है प्रयुक्त करते हैं उसमें कोई वैद्युत अपघट्ट कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें कोई अन्य पदार्थ ही बन जाता है, उसे क्रिया को ही पेप्टिकरण कह देते हैं। देखिए किसी ताज़ा अपक्षेपित पदार्थ में किसी ताज़ा, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा अपक्षेपित पदार्थ में जो ताज़ा अपक्षेपित पदार्थ है उसमें प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिकरण क्रिया कहते हैं, या इस क्रिया को मिलाने की क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के साथ भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए जब हम क्या करते हैं इसका आप देखिए नाम, देखिए AS आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यस निकलकर आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड बन जाता है, और ये जो H2 बचा और O3 बचा ये जल के रूप में निकल जाता है। अब देखिए रिएक्शन तो है, रिएक्शन सही बनी, लेकिन ये संतुलित नहीं है। इसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस दिख रहा है हमें अभी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, तो हम क्या करें यहाँ पर अगर 3 बढ़ा दें, अब देखिए हाइड्रोजन में समस्या खड़ी हो गई, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हम यहाँ पर क्या करें 3 दूनी 6, 3 से बैलेंस कर दें तो हाइड्रोजन भी 6 हो गए। अब समस्या यहाँ पर S3 की है तो S3 यानी कि सल्फर भी 3 है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। हम मिलेंगे स्टूडेंट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।